NCERT Class 12 English Flamingo Chapter 2 Lost Spring खोया हुआ वसंत Stories of Stolen Childhood चोरी हुए बचपन की कहानियां। लेखक के बारे में। अनीस जंग 1964 का जन्म रूरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह भारत और विदेशों में प्रमुख समाचार पत्रों के लिए संपादक और स्तंभकार रही हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। निम्नलिखित उनकी लॉस्ट स्प्रिंग नामक पुस्तक का एक अंश है। चोरी हुए बचपन की कहानियां। यहाँ वह भीषण गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो इन बच्चों को शोषण के जीवन की ओर ले जाती है। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं साहिब से पूछता हूँ कि मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए किससे मिलता हूँ। साहब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ गए थे। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उनके घर की दूर दूर तक कोई याद नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि कई तूफान आए जिससे उनके खेत और घर बह गए। इसलिए वे उस बड़े शहर में सोने की तलाश में चले गए जहां वो अब रहता है। मुझे और कुछ नहीं करना है, वो दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाता है। स्कूल जाओ, मैं चमकते हुए कहता हूँ। मुझे तुरंत एहसास होता है कि सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे एक स्कूल बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? मैं आधे अधूरे मजाक में पूछता हूँ। हाँ, वो मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए कहते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने उसे मेरे पास दौड़ते हुए देखा। क्या आपका स्कूल तैयार है? एक स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। मैं एक ऐसा वादा करने से शर्मिंदा होकर कहता हूँ जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी अंधकार में दुनिया के हर कोने में प्रचुर मात्रा में हैं। महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहब ए आलम, वो घोषणा करता है। वो नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। यदि वो इसका अर्थ जानता, ब्रह्मांड का स्वामी, तो उसे इस पर विश्वास करने में कठिनाई होती। इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या दर्शाता है, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है, नंगे पैर लड़कों की एक सेना जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगा हूँ। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मैं एक पूछता हूँ। मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, वो सरलता से उत्तर देता है। अगर उसने ऐसा किया भी तो वो उन्हें फेंक देगा। एक और व्यक्ति जो ऐसे जूते पहन रहा है जो मेल नहीं खाते हैं, जोड़ता है। जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ तो वो अपने पैर झटक लेता है और कुछ नहीं कहता। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा लड़का कहता है, जिसके पास जीवन भर एक जोड़ी भी नहीं रही। देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को शहरों में, गांव की सड़कों पर नंगे पैर चलते देखा है। ये पैसों की कमी नहीं बल्कि नंगे पैर रहने की परंपरा है, ऐसा एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये गरीबी की सतत स्थिति को दूर करने का एक बहाना मात्र है। मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एक युवा लड़के के रूप में वो एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाता था, जहां उसके पिता एक पुजारी थे। वो कुछ देर के लिए मंदिर में रुकते थे और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करते थे। 30 साल बाद मैंने उनके शहर और मंदिर का दौरा किया, जो अब उजाड़ की हवा में डूबा हुआ था।
पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। भूरे रंग की वर्दी पहने, मोजे और जूते पहने एक युवा लड़का हांफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बिस्तर पर फेंक दिया। लड़के को देखकर मुझे वो प्रार्थना याद आ गई जो एक अन्य लड़के ने देवी से तब की थी जब उसे जूते की एक जोड़ी मिली थी। मुझे उन्हें कभी न खोना चाहिए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। पुजारी के बेटे जैसे युवा लड़के अब जूते पहनते थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वालों जैसे कई अन्य लोग निर्वस्त्र रहते हैं। मेरा परिचय नंगे पांव कचरा बीनने वालों से हुआ। मुझे सीमापुरी, दिल्ली की परिधि पर एक जगह, फिर भी प्रतीकात्मक रूप से उससे मीलों दूर। जो लोग यहाँ रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं। साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक जंगल था। यह अभी भी है, लेकिन यह अब खाली नहीं है। मिट्टी की संरचनाओं में टिन और तिरपाल की छतों के साथ सीवेज, जल निकासी या बहते पानी से रहित 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे 30 साल से अधिक समय से यहाँ बिना किसी पहचान, बिना परमिट के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं, जो मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज कराते हैं और उन्हें अनाज खरीदने में सक्षम बनाते हैं। जीवित रहने के लिए पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन। जब मैंने उनसे पूछा, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और बिना पेट दर्द के बिस्तर पर सो सकते हैं, तो हम उन खेतों में रहने के बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। क्यों उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों की अपनी खूबसूरत भूमि छोड़ दी? जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है, वे अपना तंबू गाड़ देते हैं जो पारगमन घर बन जाते हैं। बच्चे उनमें बड़े होते हैं। अस्तित्व में भागीदार बनना और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब कूड़ा बीनना है। वर्षों के दौरान इसने ललित कला का अनुपात प्राप्त कर लिया है। उनके लिए कूड़ा सोना है। यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर पर छत है, भले ही वो टपकती हुई छत ही क्यों न हो। लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी अधिक है। मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहिब कहते हैं। उनकी आंखें चमकने लगती हैं। जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप तलाश करना बंद नहीं करते, क्योंकि और अधिक पाने की आशा है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके माता पिता के अर्थ से भिन्न होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए ये जीवन यापन का साधन है। सर्दियों की एक सुबह मैंने देखा कि साहिब पड़ोस के क्लब के 4 दीवारी वाले गेट पर खड़े हैं और सफेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेल रहे हैं। मुझे खेल पसंद है। वो बाड़ के पीछे खड़ा होकर इसे देखने से संतुष्ट होकर गुनगुनाता है। वो मानते हैं, मैं तब अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। द्वारपाल मुझे झूले का उपयोग करने देता है। साहब ने भी टेनिस जूते पहने हुए हैं जो उनकी बदरंग शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब लग रहे हैं। स्पष्टीकरण के अंदाज में वो कहते हैं, किसी ने उन्हें मुझे दिया था। सच तो ये है कि वे किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं, जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। उसे कोई परेशानी नहीं है। जो व्यक्ति नंगे पैर चलता है, उसके लिए छेद वाले जूते भी एक सपना सच होने जैसा है। लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा है, वह उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहब दूध बूथ पर जा रहे हैं। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। वो दूर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अब मैं सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ।
मुझे 800 रुपये और मेरे पूरे भोजन का भुगतान किया जाता है। क्या उसे काम पसंद है? पूछता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे की चिंता खो गई है। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी लगता है जिसे वो अपने कंधे पर इतने हल्के से ले जाता था। बैग उसका था। कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब अपने मालिक नहीं रहे। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना मालिक खुद बनने पर जोर देता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, उन्होंने घोषणा की। क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हैं? पूछता हूँ। मैं कार चलाना सीखूंगा, वो सीधे मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है। उनका सपना चूड़ियों के लिए मशहूर उनके शहर फिरोजाबाद में भरी सड़कों की धूल के बीच मृग तृष्णा की तरह मंडरा रहा है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है। ये भारत के ग्लास ब्लोइंग उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों ने पीढ़ियों को भट्टियों के आसपास काम करते हुए, ग्लास वेल्डिंग करते हुए देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में बिताया है। उन्हीं में से एक है मुकेश का परिवार। उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली गंदी कोशिकाओं में काम करना गैरकानूनी है। यदि कानून लागू किया जाता है तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जहां वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जब मुकेश मुझे घर ले जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आया तो उसकी आंखें चमक उठी। वो गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। हम कूड़े कचरे से भरी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। पिछले घरों में जो ढहती दीवारों, डगमगाते दरवाजों, बिना खिड़कियों के ढेर बने हुए हैं, जो प्राचीन अवस्था में मनुष्यों और जानवरों के परिवारों से भरे हुए हैं। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से एक डगमगाते लोहे के दरवाजे को पीटता है और उसे धक्का देकर खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इसके एक हिस्से में मृत घास से ढका हुआ एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा है, जिसके ऊपर गर्म पालक के पत्तों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। जमीन पर एल्यूमीनियम के बड़े थालों में और भी कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों से वो मुस्कुराती है। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में ज्यादा बड़ी न होने पर उसे बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। घर की बहू पहले से ही 3 पुरुषों, उसके पति मुकेश और उनके पिता की प्रभारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के करीब ले आती है। जैसा कि प्रथा की मांग है, बहुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा ढांकना चाहिए। इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी निर्माता है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वो एक घर का नवीनीकरण करने, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में विफल रहे हैं। वो बस इतना ही कर पाया है कि वो उन्हें चूड़ियां बनाने की कला सिखाता है। यह उसका कर्म है, उसकी किस्मत है, मुकेश की दादी कहती हैं, जिन्होंने चूड़ियों के शीशे चमकाने की धूल से अपने पति को अंधा होते देखा है। क्या ईश्वर प्रदत्त वंश को कभी तोड़ा जा सकता है? वो कहती हैं, चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्मे उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, हर गली में फिरोजाबाद। चूड़ियों के सर्पिल धूप वाले सोने, धान के हरे, शाही नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से पैदा हुए हर रंग अव्यवस्थित यार्डों में टीलों में पड़े हैं। 4 पहिया ठेलों पर ढेर किए गए हैं, जिन्हें युवा पुरुषों द्वारा धकेला जाता है।
झोपड़पट्टी वाले कस्बे की संकरी गलियां और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपटों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग करके चूड़ियों का घेरा बना रहे हैं। उनकी आंखें अंधेरे के प्रति अधिक समायोजित हैं बाहर की रोशनी की तुलना में। यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। गुलाबी रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है जो कांच के टुकड़े बना रही है। चूंकि उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता जानती है जिन्हें वह बनाने में मदद करती है। यह एक भारतीय महिला के सुहाग विवाह में शुभता का प्रतीक है। यह एक दिन अचानक उसके मन में आएगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे और उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियां लटकी होंगी। फिर वह दुल्हन बनेगी, उसके बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले एक हो गई थी। उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियां हैं, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। खुशी से भरी आवाज में वो कहती हैं, एक वक्त से ज्यादा खाना भी नहीं खाया। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया, यही उसे मिला है। उनके पति, जो बड़ी हुई दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं, कहते हैं, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। मैंने बस परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है। उसे सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उसने वो हासिल किया है जो कई लोग अपने जीवन काल में असफल रहे हैं। उसके सिर पर छत है। चूड़ियां बनाने का व्यवसाय करने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे न होने, खाने तक के पैसे न होने की रोना हर घर में बजता है। युवा अपने बड़ों के विलाप को दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है। वर्षों के दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने सारी पहल और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। अपने आप को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों न करें? मैं उन युवाओं के एक समूह से पूछता हूँ जो बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं, जिन्होंने अपने पिता और पूर्वजों को फंसाया है। वे कहते हैं, अगर हम संगठित भी हो जाएं, तो हम ही वो लोग हैं जिन्हें कुछ गैरकानूनी काम करने के लिए पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में घसीटा जाएगा। उनके बीच कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो चीजों को अलग ढंग से देखने में उनकी मदद कर सके। उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। वे एक सर्पिल में अंतहीन बातें करते हैं जो गरीबी से उदासीनता, लालच और अन्याय की ओर बढ़ती है। उन्हें सुनते हुए मुझे दो अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक परिवार की जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। जिस जाति में वे पैदा हुए हैं, उस जाति के कलंक के बोझ से दबे हुए। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिसकर्मियों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का एक दुष्चक्र है। दोनों ने मिलकर बच्चे पर वो बोझ लाद दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता। इससे पहले कि उसे पता चले, वो इसे अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। कुछ और करने का मतलब साहस करना होगा, और साहस उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक महसूस होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। वो दोहराता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो गैराज में जाएगा और सीखेगा, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। मैं चलूंगा, वो जोर देकर कहता है। क्या आप भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हैं? हवाई जहाज? उसके शहर के फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज उड़ते हैं। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।